नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं लहासा की ओर। आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये पीडीएफ है, एनसीईआरटी की वेबसाइट से हमने इसे डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सभी पाठों की पीडीएफ अपनी वेबसाइट पर सभी पाठकों के लिए उपलब्ध करवाई है। तो यहाँ पर ये जो पाठ है डीबीएससी बोर्ड के द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कक्षा 9वीं में मिड टर्म की जो परीक्षा होती है उसमें 3 इकाई आती है। पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है डीबीएससी बोर्ड क्लास 9th की अलग से, जहाँ पर मिड टर्म का पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं और फाइनल टर्म का सिलेबस भी आप देख सकते हैं। तो आपकी जो परीक्षा होने वाली है मिड टर्म की, उसमें 3 इकाई आती है और तीनों इकाई में से जो तीसरी इकाई है वहाँ पर इस पाठ को शामिल किया गया है। आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं इस पाठ में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों की एक खास बात होती है कि पूरी जानकारी विस्तार से दी होती है। तो यहाँ पर आप राहुल सांकृत्यायन, जो कि इनके लेखक हैं, और ये पूरा का पूरा पाठ है ये यात्रा वृत्तांत के रूप में है। यात्रा वृत्तांत के बारे में आपने सुना होगा, जब कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा जो जीवन में उन्होंने की है उसके बारे में विस्तार से वर्णन करता है, लिखता है, तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। और मिड टर्म की परीक्षा में अलग से व्याकरण में एक टॉपिक भी आता है, अपनी किसी यात्रा के बारे में आपने उसका वृत्तांत लिखना होता है। मान लीजिए आपने गर्मी की छुट्टियों में कहीं पर भी यात्रा की है, परिवार के साथ कहीं पर भी गए हैं, तो अपने जीवन से जुड़ी किसी भी यात्रा के बारे में यात्रा वृत्तांत पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेखक के बारे में पूरी जानकारी है, और ये जो है पाठ के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी होती है। तो कुछ ही पंक्तियों में लगभग हमें हिंट दिया जाता है, संकेत दिया जाता है कि पाठ में क्या क्या होने वाला है। संकलित अंश, संकलित क्या होता है? जो शामिल किया गया है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, ये उनकी एक पूरी बड़ी पुस्तक तिब्बत यात्रा से लिया गया है। तो तिब्बत की उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की है, लेकिन यहाँ पर प्रथम तिब्बत यात्रा उनकी एक पूरी पुस्तक है, उसका एक छोटा सा अंश आपके पाठ के रूप में शामिल किया गया है। और उन्होंने ये जो यात्रा है 1929 से 30 के बीच में नेपाल के रास्ते से की थी, और उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, और भारत और तिब्बत के बीच में सीमा के ऊपर तनाव की स्थिति भी थी। भारत और चीन सीमा पर विवाद चल रहा था, जिसके चलते भारतीयों का तिब्बत जाना मना था। लेखक को ये यात्रा करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने एक यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की, यानी कि एक भिखारी का वेश धारण करके की, ताकि लोग उनको पहचान ना सके और आसानी से वो यात्रा कर सके। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। तो पूरे पाठ में हम देखेंगे कैसे वो उस यात्रा में पहाड़ी रास्तों को पार करते हैं, कैसे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से वो पूरी यात्रा करते हैं, वो पूरा वर्णन यहाँ पर बताया गया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। लेखक हमें इस पूरे के पूरे यात्रा वृत्तांत में ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि तिब्बत में रूढ़िवादिता का नामो निशान नहीं था, वहाँ जाति पाति छुआछूत नहीं थी, वहाँ की महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, वहाँ के लोग बहुत मददगार होते थे, अपने हो या अपरिचित वे सभी की सहायता करते थे। वहाँ का विशेष पेय चाय है, वहाँ के लोग किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार से उनकी मदद करते हैं। तो ये पूरी यात्रा के दौरान जो भी बातें उनके यात्रा में घटित होती हैं वो सारी हमारे साथ साझा करते हैं। बाद में पूरा विस्तार से पाठ दिया गया है, जिसको आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, समझने का प्रयास करेंगे। इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद यहाँ पर आप अभ्यास के प्रश्न देख सकते हैं, और यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति से, भाषा से प्रश्न पूछे गए हैं। और साथ में यहाँ पर ये यात्रा राहुल जी ने 1930 में की थी, तो यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है 1930 में की थी। अंत में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ भी दिए गए हैं। अगर आप इन्हें पहले पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए जल्दी से इन्हें पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द आएगा डांडा, और डांडा क्या होता है? ऊंची ज़मीन को कहते हैं। पहाड़ी इलाका है तो ऊंची जो ज़मीन है, ऊंचाई पर ज़मीन है, उसको डांडा कहा गया है। थोडला एक शब्द का प्रयोग हुआ है, तिब्बती सीमा का एक स्थान है, जगह का नाम है। भीटे टीले के आकार का ऊँचा स्थान है, उसे भीटा कहा गया है। कंडे क्या होते हैं? गाय और भैंस के गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं उन्हें कंडे कहते हैं। सत्तू क्या होता है? जो या चना जो होता है उसको भूंद कर फिर उसका आटा बनाया जाता है, उसे सत्तू कहते हैं। आप भी जानते होंगे इसके बारे में। थुक्पा क्या होता है? चावल के साथ मूली, हड्डी, मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। तो वहाँ के लोग, ये डिश है वहाँ की, तिब्बत के समाज की डिश है ये, और वहाँ के लोग थुक्पा पीते हैं। गंडा क्या होता है? मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा होता है, जिसे लोग अपनी बाहाँ पर या फिर अपने गले में ताबीज के रूप में पहनते हैं। चीरी क्या होती है? फाड़ी हुई होती है, मान लीजिए लकड़ी है,
मान लीजिए कोई लकड़ी है, तो लकड़ी को अगर हम 2 हिस्सों में फाड़ देते हैं तो उसे चीरा हुआ कहते हैं। भरिया क्या होता है? भार वाहक, वजन को ढोने वाले को भरिया कहते हैं। सुमति लेखक के दोस्त के तौर पर यहाँ पर यात्रा में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो एक मंगोल भिक्षुक है और जिसका नाम है लोबजंड सेख। तो अजीब सा नाम है, इसका अर्थ है सुमति प्रग। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसका नाम सुमति रख दिया है ताकि पाठकों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो इस सारी की सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद आइए पाठ को विस्तार से पढ़ लेते हैं। और पाठ में संस्कृत के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा लेखक के बारे में हम जान लेते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 में होता है। तो आप देख सकते हैं कितने पहले ये पैदा हुए थे। उनके बचपन का नाम केदार पांडे था और उनकी शिक्षा काशी में, आगरा में, लाहौर में होती है। 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी को पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी अनेक भाषाओं की जानकारी थी और उन्हें महापंडित कहा जाता था। 1963 में उनका निधन हो जाता है और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें उन्होंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, घूमने का बहुत शौक था। तो उन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में इनकी पुस्तक है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा तक ये उनका यात्रा वृत्तांत है। भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र जो बहुत ही फेमस रहा है, उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्होंने 150 के आसपास पुस्तकें लिखी हैं और बहुत ही लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान सबसे ऊपर है क्योंकि उन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। कभी कभी हम किसी स्थान पर जाना चाहते हैं, मान लीजिए हम शिमला जाना चाहते हैं और शिमला पहुंचकर ही हमें लगता है कि हम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी ने कहा कि यात्रा के दौरान जो पूरा रास्ता होता है, रास्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना हमारी मंजिल होती है। तो पूरे जीवन भर उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की और उसमें जो भी जानकारी उन्होंने प्राप्त की, जो भी अनुभव प्राप्त किया, वो अपनी पुस्तकों के रूप में हम तक पहुंचाया। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकियाँ प्रस्तुत की है, क्योंकि कहीं पर भी हम घूमने जाते हैं तो केवल हम सिर्फ घूमने नहीं जाते, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ आसपास किसी भी स्थान की क्या संस्कृति रही है, क्या उसका महत्व है, और वो पूरी जानकारी हम जानते हुए चलते हैं। तो वो पूरी जानकारी उन्होंने अपने पाठकों तक पहुँचाई और बहुत सारी पुस्तकों में इनका वर्णन किया। तो आइए पाठ की शुरुआत कर लेते हैं। और पाठ आप देख सकते हैं ल्हासा की ओर। तिब्बत की राजधानी ल्हासा है और ल्हासा की ओर जब ये यात्रा करते हैं तो किस तरीके से पूरी यात्रा का अनुभव होता है, वो सारा अनुभव यहाँ पर इस पाठ में हम जानेंगे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था, तो ये रास्ते का नाम है जो अभी खुला हुआ है, जहाँ से भारत के लोग तिब्बत में जाते हैं। ये रास्ता बाद में खुला है, ये रास्ते का नाम है, लेकिन जिस समय राहुल जी ने यात्रा की थी उस समय ये रास्ता बंद था, ये खुला हुआ नहीं था। तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। उस समय नेपाल और हिंदुस्तान की जो चीज़ें होती थी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी था। तो यहाँ पर सिर्फ व्यापार के लिए ही इस रास्ते का प्रयोग नहीं किया जाता था, सैनिक रास्ता भी था, सैनिक भी यहाँ पर रहते थे। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में, दुर्ग क्या होता है? किला। दुर्ग क्या होता है? किला होता है। तो यहाँ पर सैनिक रहते थे और व्यापार के लिए लोग इसका प्रयोग करते थे। तो बहुत सारे बीच बीच में किले बने हुए थे जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर बहुत आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त क्या होता है? छोड़ा हुआ, जिसको छोड़ दिया है, बहुत दिनों से वहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो छोड़ा हुआ क्या होता है? परित्याग किया हुआ, यानी कि परित्यक्त एक किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। तिब्बत के समाज के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें लेखक बता रहे हैं और ये सीधा पेपर में पूछा जाता है कि तिब्बत के समाज की क्या विशेषताएं हैं, वहाँ के लोग कैसा जीवन जीते हैं, क्या उनकी खास बातें हैं। तो वहाँ जाति पाति नहीं है, छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा करती हैं। तो ये तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं, बार बार प्रश्नों के रूप में आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। अगर कोई भिखारी है, भिखमंगा क्या है? भिखारी है और निम्न श्रेणी का है, यानी कि बहुत ही बुरी हालत में है, तो लोग चोरी के डर से अपने घर में नहीं घुसने देते। बाकी अगर आप ठीक ठाक हालत में हैं तो आपकी मदद करने के लिए लोग तैयार रहते हैं।
नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, आपको कोई जानता भी नहीं हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। तो चाय का सामान अगर आपके पास है तो किसी भी घर में आप जा सकते हैं, चाहे आप अपरिचित हो, आपको कोई जानता नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर मदद मिल सकती है। आप अपनी चाय या तो उनसे बनवा सकते हैं या खुद बनाकर पी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ के लोग कितने खुले विचारों के हैं और कितना विश्वास करते हैं। आजकल अगर अपने आम जीवन में इसे जोड़कर हम देखें तो ऐसा नहीं है। वह आपके लिए इसे पका देंगी। तो वहाँ चाय जो होती है वो अलग तरीके से बनती है, तो चाय को अलग तरीके से पकाया जाता है। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन क्या होता है, आपने केतली देखी होगी, तो केतली में से जैसे नीचे की तरफ वो टोटी बनी हुई होती है घुमावदार एक, बिल्कुल जिसमें से चाय आसानी से निकल जाती है, में रख के आपको दे देंगी। तो यहाँ के लोगों की ये विशेषता है कि आप किसी के घर में जाकर चाय बनवा सकते हैं। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई औरत उस मक्खन को रख लेगी, तो आप खुद जाकर भी चोंडी में चाय मथ कर ला सकते हैं। आप घर में जाकर खुद से भी चाय बना सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो हम चाय में मक्खन नहीं डालते हैं, हम लोग चाय में मक्खन नहीं डालते हैं, लेकिन ये वहाँ के लोगों का चाय बनाने का तरीका है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी क्या होता है? टैक्स आप कह सकते हैं। तो उस रास्ते से जाने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है, चुंगी देनी पड़ती है। हमने वे दोनों चिटें उसे दे दी। तो उनके पास एक परमिशन लेटर था, वो लेटर चिट के रूप में था, तो उन्होंने उसको दिखा दिया। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। तो थोडला यहाँ पर तिब्बत की एक जगह है। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे। तो सुमती उनका दोस्त है, मंगोल भिक्षुक है, और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। तो भिखमंगों के वेश में वो जा रहे थे, लेकिन फिर भी उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। तो 5 साल पहले भी उन्होंने यहाँ पर यात्रा की थी। तो उस यात्रा के बारे में वो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि हम भिखमंगे नहीं थे, बल्कि एक भद्र यात्री थे, एक जेंटलमैन के वेश में, यानी कपड़े पहनकर हम आए थे और घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गाँव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। तो बताते हैं कि जब हम बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आए थे, बिल्कुल जेंटलमैन लग रहे थे, सज्जन पुरुष लग रहे थे, तो लोगों ने हमें अपने घर में रहने नहीं दिया था। लेकिन इस बार भिखारी का वेश बनाकर आए हैं तो बड़े आराम से वो हमें रहने दे रही हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा जाता है बार बार सीबीएसई बोर्ड में भी, डीबीएसई बोर्ड में भी, कि पहले की यात्रा और इस यात्रा में क्या अंतर है। पहले उनको रहने की जगह क्यों नहीं मिली थी और इस बार अच्छी जगह क्यों मिल गई है। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। परंतु कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति क्या होता है? सोचने का तरीका। कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर। तो छड़ यहाँ पर एक शराब होती है, बहुत कम होश हवाश को दुरुस्त रखते हैं। तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ठंड बहुत होती है, तो लोग क्या करते हैं कि शाम के समय अपने काम वगैरह निपटाकर शराब पीकर और नशे में पड़े रहते हैं। तो हो सकता है कि नशे की वजह से उनको ये जगह ना मिली हो। अब हमें सबसे विकट यानी कि बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ डांडा थोडला पार करना था। तो ये ऊंची जगह है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई। तो आप देख सकते हैं 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, बहुत सुनसान जगह होती है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा तक नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तो यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि पहाड़ी इलाके में किस तरह का खतरा बना रहता है। तो डाकुओं का खतरा बना रहता है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, यानी कि तिब्बत के किसी गांव में अगर किसी का खून हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ा कानून है और वहाँ पर सजा मिल सकती है। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ही सुनसान इलाका है और ये रास्ते भी ऐसे हैं, पथरीले रास्ते हैं। यहाँ पर कोई चोर या डाकू अगर किसी की हत्या कर देता है तो वहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती है और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। तो इतना सुनसान है कि वहाँ पर जो सरकार होती है वो पुलिस और खुफिया विभाग के ऊपर इतना खर्च नहीं करती है, उनको इतनी सैलरी नहीं देती है। तो वहाँ पर कोई भी अगर जुर्म हो जाता है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी परवाह नहीं की जाती। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाकू कितने खतरनाक है। पहले देखते नहीं है कि किसी के पास सामान है कि नहीं, पहले सीधा उसका खून कर देते हैं। तो यहाँ पर जान का खतरा बना रहता है और साथ में चोरी होने का सामान भी
और साथ में चोरी का भी खतरा बना रहता है। हथियार का कानून न रहने के कारण तो वहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है कि किनके पास हथियार होगा, किनके पास लाइसेंस है। तो लाइसेंस का कोई कानून नहीं है वहाँ पर। सख्त कानून नहीं बनने की वजह से सीधा सीधा वहाँ के लोग हथियार रखते हैं और किसी का भी खून कर देते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि वहाँ पर हथियार का कानून क्यों नहीं था या किस तरह की समस्याएं वहाँ पर आती हैं। लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। तो कानून नहीं है तो कोई भी व्यक्ति, जैसे हम लाठी लेकर घूमते हैं वैसे ही पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। तो यहाँ पर जो लेखक और उनके दोस्त है वो भिखमंगों के वेश में है और जब भी उनको ऐसा खतरा दिखाई देता, ऐसे कोई अजनबी व्यक्ति दिखाई देते, जहाँ पर भी उनको ऐसा लगता है कि उनको खतरा है तो वो भिखारियों की तरह टोपी उतार कर जीभ निकालते और कुची कुची यहाँ पर वहाँ की भाषा में दया करो 1 पैसा दो, इस तरह से दया की भीख मांगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16 से 17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लडकोर तक के, लडकोर यहाँ पर जगह है, तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर इतनी ऊंचाई पर चढ़ पाना लेखक और उनके दोस्त के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने 2 घोड़े किराए पर लेने का सोचा और उनकी मदद से वो आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। तो डांडा क्या होता है? ऊंची जगह। हम समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट ऊंचाई पर थे। हमारी दक्षिण तरफ यानी कि दक्षिणी तरफ साउथ, पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर। श्वेत शिखर क्या होते हैं? सफ़ेद रंग की चोटियाँ जिनके ऊपर बर्फ जमी हुई है। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। तो वहाँ पर किस तरह का माहौल था? एक तरफ बर्फ़ जमी हुई है, एक तरफ बिल्कुल ऐसे पहाड़ है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, और एक तरफ हरियाली छाई हुई है, एक तरफ बिल्कुल सुनसान है। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। वो विश्वास रखते थे तो अपने देवताओं का स्थान बनाया हुआ था इतनी ऊंचाई पर, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। तो चढ़ाई के बाद अब उनको नीचे की तरफ उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। तो जब वो चढ़ाई चढ़ चुके थे तो अब नीचे की तरफ आना था। तो जो लेखक का घोड़ा है वो थोड़ा धीमी गति से चल रहा था। तो यहाँ पर भी एक सवाल बन जाता है कि लेखक का घोड़ा धीमी गति से क्यों चल रहा था, या लेखक सुमति से क्यों बिछड़ गया, या किस तरह की कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा। तो वहाँ पर ये आप लिख सकते हैं। और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। और मैं डॉन क्विवोस्तो, तो यहाँ पर ये नाम है, एक कैरेक्टर है, और ये स्पेनिश उपन्यास यानी कि नोवेल में एक ऐसा पात्र है जो घोड़े के ऊपर सवारी करता है। तो लेखक अपनी तुलना एक ऐसे कैरेक्टर के साथ करता है। अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लडकोर का रास्ता दाहिने वाला था। बीच में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि 2 रास्ते जा रहे होते हैं और लेखक गलत रास्ता पकड़ लेता है, फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था। तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। तो सुमति को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि सुमति तो बहुत पहले गांव में पहुंच गया था, लेकिन लेखक बहुत लेट पहुंचता है। और क्यों पहुंचता है? क्योंकि उसका घोड़ा बहुत ही सुस्त महसूस कर रहा था और बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, और साथ में वो रास्ता भी भटक जाता है। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में था। कौन गुस्से में था? उसका दोस्त सुमति। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे क्या होते हैं? गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लडकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान यानी कि मानने वाले, यानी कि वो बार बार यहाँ पर यात्रा करते थे और यहाँ पर बहुत सारे लोग उनको मानते थे, जानते थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। तो थुक्पा यहाँ की डिश है जो बनाई जाती है।
अब हम तिड्री के विशाल मैदान में थे। तो तिड्री यहाँ पर जगह है जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिड्री समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, तो वो कपड़ों की लंबी लंबी क्या करते थे, रस्सियाँ सी बनाते थे और उसमें ताबीज बांधकर और यजमानों को देते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। तो यहाँ पर जो सुमति है उसके बहुत सारे यजमान हैं और लोग उनसे ताबीज खरीदते हैं, तो वो बार बार घरों में जाकर ताबीज़ दे रहे हैं, उनकी सेवा पानी की जाती है। लेकिन लेखक को ये बात पसंद नहीं आती। लेखक को जल्दी से आगे जाना है और इस वजह से वो लेट हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम पहुँच जाएंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लोगों के घरों में ना जाएं। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया क्या होता है? वजन ढोने वाला, क्योंकि उनके पास सामान था और वो इतना सामान लेकर चलने में सक्षम नहीं थे। लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप में जल रहा है। तो 2 बजे का समय है और सूरज बिल्कुल सामने है। और ललाट क्या होता है? माथा होता है। तो माथे पर बिल्कुल धूप आ रही है, धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। और पीछे की तरफ जहाँ पर धूप नहीं है तो वहाँ पर इतना सर्द मौसम है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है, यानी कि पीछे की तरफ बहुत ठंडी लग रही है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, क्योंकि उनको भार ढोने वाला कोई व्यक्ति मिला नहीं था। डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिड्री में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तो शेखर विहार यहाँ पर एक जगह है। तो यहाँ पर सुमति को बहुत सारे लोग जानते हैं, तो वो एक जगह एक यजमान के यहाँ पर जाना चाहते हैं। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। तो वहाँ पर बहुत सारे बौद्ध धर्म से संबंधित मठ पाए जाते हैं। अपनी अपनी जागीर क्या होता है? संपत्ति आप कह सकते हैं। हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, ज़मीन है उनके पास, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार क्या होता है? बिना मजदूरी दिए बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करने के लिए मिल जाते हैं। तो बेगारी प्रथा एक बहुत बुरी प्रथा है, वो उस समाज में वहाँ पर उस समय थी। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, और यहाँ पर उनको नमसे कहा जाता है, बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र पुरुष क्या होता है? जेंटलमैन आप कह सकते हैं, सज्जन पुरुष, अच्छा व्यक्ति। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यह एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद, जिसमें कंजूर यानी कि जिसको भगवान बुद्ध के जो वचन थे उनको ट्रांसलेट किया गया था, कि हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं लग रही थी। सेर यहाँ पर लगभग 1 किलो का वजन होता है, लोकल लैंग्वेज में सेर कहते हैं। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न पूछा जाता है कि लेखक पुस्तकों के भीतर था, इसका क्या मतलब है? इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया, यानी कि मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ। लेखक को ज्ञान अर्जित करने की बहुत ही ललक थी और वो जिज्ञासु थे, जानना चाहते थे। बुद्ध वचन की जो पोथियाँ थी कंजूर के रूप में जो उन्हें मिली थी वो पढ़ना चाहते थे। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन सुमति को लग जाएंगे अपने यजमानों के यहाँ घूमते घूमते, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिड्री गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो ये छोटा सा पाठ आप देख सकते हैं, ये उनकी पूरी पुस्तक है, मेरी प्रथम तिब्बत यात्रा। वहाँ से एक छोटा सा अंश लिया गया है और इसमें बहुत सारी बातें आप देख सकते हैं। तिब्बत के लोग कैसा जीवन व्यतीत करते थे, वहाँ पर किस तरह की आस्थाएं और विश्वास थे, कैसा पहाड़ी रास्ता होता है। तो यहाँ से सीधे बहुत सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। अब प्रश्नों के ऊपर मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगी, क्योंकि पूरा पाठ हमने विस्तार से पढ़ने का प्रयास किया है। तो सारे के सारे सवाल आप देखेंगे, आपको फटाफट समझ में आ जाएंगे। चलिए मैं सवालों को पढ़कर आपके लिए सुना देती हूँ, लेकिन उत्तर आप अपने मन में सोचते हुए चलिए। थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद
लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। तो इसकी हमने बातचीत की थी, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? हत्या भी हो सकती थी, चोरी का डर बना रहता था, तो ये आप लिख सकते हैं। लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया? घोड़े वाली बात आप लिख सकते हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया क्योंकि वो पुस्तकों में समा गए थे, पुस्तकें पढ़ने में व्यस्त हो गए थे। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो पूरे पाठ में जो जो सामना उनको करना पड़ा वो सारा विस्तार से आप लिखेंगे। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो समाज की जाति पाति नहीं थी, रूढ़िवादिता नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, और किस तरह से लोग सब पर विश्वास कर लेते थे, मदद करते थे, ये सारी बातें आप लिखेंगे। और लोगों में कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी था, तो वो ताबीज लेते हैं सुमति से, और साथ में उन्होंने बहुत ऊंचे स्थान पर अपने देवता का स्थान बनाया हुआ है, तो उनको धर्म में विश्वास था, देवताओं में विश्वास था। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अर्थ बतलाता है? तो पुस्तकों के भीतर होने का मतलब क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, रमना यानी कि पूरी तरह से लीन हो गए। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही है। आगे आप खुद से पढ़कर देखेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, पाठ इतना बड़ा नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपके शब्दार्थ हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो और महत्वपूर्ण शब्द जिनकी बात हम कर रहे थे उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो चिट क्या होती है? चिट क्या होती है? राहदारी के लिए उन्होंने मजिस्ट्रेट से एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी लेकर आए थे, एक लेटर लेकर आए थे, उसे यहाँ पर चिट कहा गया है। और डॉन क्विक्सोतो यहाँ पर क्या है? एक स्पेनिश नॉवल है, उसका एक पात्र है और वो घोड़े पर चलता है। तो जब लेखक घोड़े पर चलता है तो वो अपनी तुलना इसके साथ करता है। तो आशा करती हूँ पाठ आपको समझ में आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।